सोचो, एक ऐसा दुश्मन जो खुद मरने के बाद भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, और अब वही दुश्मन काइजू नंबर 10 फिर से जाग उठा है। लेकिन इस बार उसकी मांग कुछ ऐसी है जैसे पहले कभी सुनी ही नहीं गई हो। वो चाहता है अपने आप को जिंदा ही वेपनाइज करवाना। सवाल ये है, क्या डिफेंस फोर्स इतना बड़ा रिस्क उठाएगी और क्या होसीना इस शैतानी शर्त को एक्सेप्ट करेगा? चलिए शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 का ये धमाकेदार एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत होती है 3rd डिवीजन के हेडक्वार्टर से, जहां साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि काइजू नंबर 10 के जिंदा ना होने के बावजूद भी उसका फोर्टिट्यूड 5.7 दिखा रहा था, जिसकी आंखें खुली है लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें कोई जान नहीं बची हो। होसीना उसके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो बताओ इतनी लंबी नींद के बाद कैसा फील हो रहा है? काइजू नंबर 10 उसे बस घूरता रहता है और अगले ही पल एक ऐसी दहाड़ देता है कि पूरा कमरा हिल जाता है, पर होसीना की आंख तक नहीं झपकती। लेकिन स्टाफ मेंबर्स शॉक में आ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? होसीना बस काम टोन में बोलता है, अगली बार ऐसी हरकत की तो मैं यहीं पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर काइजू नंबर 10 हंस पड़ता है, एक ऐसी हंसी जिससे वो पूरी जगह गूंज उठती है। काइजू नंबर 10 कहता है, मुझे मालूम है तुम बाकी इंसानों की तरह नहीं हो, अगर मौका मिलता तो मैं तुम्हें खुद खा जाता। कोनोमी तुरंत होसीना को वार्न करती है कि वो उसके ज्यादा करीब ना जाए, क्योंकि उसके इंटेंशंस अभी भी क्लियर नहीं थे। होसीना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो काइजू नंबर 9 की फोटो निकालता है और काइजू नंबर 10 के सामने रखता है। बताओ, क्या तुम इसे जानते हो? काइजू नंबर 10 फोटो को देखता है, हाँ, इसी ने तो मुझे बनाया था। ये सुनकर पूरा कमांड सेंटर शॉक में आ जाता है। ट्रुथ सामने था, काइजू नंबर 9 ही क्रिएटर था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। काइजू नंबर 10 एक कंडीशन रखता है, मुझे आजाद करो, और अगर तुम मुझसे फिर से लड़ते हो तो मैं तुम्हें काइजू नंबर 9 का पता बता दूंगा। होसीना गुस्से में कहता है, तुम्हारा कोर डैमेज है, तुम मुझसे फाइट कैसे कर पाओगे? काइजू नंबर 10 हंसी के साथ कहता है, मुझे मालूम था तुम ये कहोगे, इसलिए एक और डील है। वो डिफेंस फोर्स की एक टेक्नोलॉजी का जिक्र करता है, वेपनाइजेशन, और फिर अपने कोर से 2 बड़े हाथ निकालकर मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो और मेरा इस्तेमाल करो। जिसे सुनकर मीना और सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक काइजू खुद को वेपनाइज करवाना चाहता है। कोनोमी तुरंत अपोज करती है, ये कभी नहीं हुआ, किसी जिंदा काइजू को वेपनाइज करवाना बहुत रिस्की है, क्या होगा कोई नहीं जानता। तभी काइजू नंबर 10 के रिजनरेट हुए हाथ पिघलने लगते हैं और वो कहता है, तुमसे लड़ना मेरी जिंदगी की सबसे मजेदार फाइट थी। होसीना शांति से रिप्लाई करता है, तुमसे लड़के मुझे जरा भी मजा नहीं आया। काइजू 10 हंस कर कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हें भी मजा आया था, मुझे पता है, मैंने देखा था तुम कैसे फाइट के मजे ले रहे थे। सच तो ये है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों को ही लड़ने में मजा आता है और हम दोनों ही सबसे ताकतवर अपोनेंट को ढूंढते हैं, फिर चाहे वो काइजू हो या इंसान। सभी स्टाफ ये बात सुनकर शॉक में आ जाते हैं। होसीना थोड़ा टाइम मांगता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो कोनोमी से कहता है, काइजू नंबर 10 के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो मुझसे लड़ना क्यों चाहता है? पता है उसके सामने मैं कितना डरा हुआ था। अगर हम उसे वेपनाइज कर भी दें तो मैं उसे पहनना नहीं चाहता। कोनोमी क्लियर स्टैंड लेती है, बिल्कुल नहीं, हम उसे वेसल नहीं बनने दे सकते, हमें नहीं पता उसका मकसद क्या है। होसीना गहरी सांस लेकर कहता है, लेकिन उसके पास काइजू नंबर 9 की इंफॉर्मेशन है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और फिर वो मीना को कॉल करता है, मैं काइजू नंबर 10 की डील से एग्री करता हूँ। मीना हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करने को तैयार है कि उन्हें काइजू नंबर 10 को वेपनाइज करने की इजाजत मिले। डील पक्की हो गई थी। होसीना लौटकर काइजू नंबर 10 से कहता है, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तुम वेपनाइज होगे तो कंट्रोल सिर्फ मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। और काइजू नंबर 10 फिर से हंस पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर के अंदर। 3rd डिवीजन के वापस आने की बातें चल रही होती है। सबको मालूम है काइजू नंबर 10 से काइजू नंबर 9 का एक क्लू मिला है, लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू होता है, क्योंकि इस बार एक जिंदा काइजू को वेपनाइज करना था। ट्रेनिंग के दौरान काफका और किकोरू को भी ये न्यूज मिलती है। काफका के दिल में गिल्ट भर जाता है, काश मैंने होसीना को अपने बारे में सबसे पहले ही बता दिया होता। इचिजी उसे डिस्टर्ब करता है, नारुमी कहाँ है? किकोरू बताती है, मैंने उसे कुछ सोल्जर्स के साथ जाते हुए देखा। इचिजी कहता है, ये अच्छी बात नहीं है, और काफका कंफ्यूज होकर पूछता
पूछता है क्या हुआ। इचिजी समझाता है फर्स्ट और थर्ड डिवीजन दोनों को लगता है कि टोक्यो उनका मेन ब्रांच है और दोनों डिवीजन्स के बीच राइवलरी हमेशा एक वॉर की तरह होती है। मुझे डर है कहीं ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई उन्हें ही बर्बाद न कर दे। और फिर एक इंटेंस सीन, फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के प्लाटून लीडर्स आमने सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को गैंगस्टर्स की तरह घूरते हैं। नारुमी अपने मुंह में एक पेपर को सिगार की तरह घुमाता है और सार्केस्टिकली कहता है होसीना के बच्चे, किसने तुम्हें मेरी जमीन पर कदम रखने का हक दिया। होसीना मुस्कुराता है मैं लकी हूँ क्योंकि मुझे रिसीव करने के लिए खुद फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन आया है, वैसे भी मुझे तो हेडक्वार्टर ने बुलाया है। नारुमी कहता है यहाँ के 2 रूल्स हैं, कटोरा कट वालों को एंट्री मना है और चाइनीज आंख वाले भी अलाउड नहीं है और तुम तो दोनों में क्वालिफाई करते हो तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। होसीना चिढ़ाते हुए रिप्लाई करता है लगता है तुम अभी तक पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर जलते हो। ट्रेनिंग में छोटे काइजूस को मारने का रिकॉर्ड तुम्हें नहीं मुझे मिला था। नारुमी शौक में आता है, उसकी टीम गुस्सा हो जाती है। पिछले महीने के सुगिनामी स्कोर भी सेटल नहीं हुआ। थर्ड डिवीजन की हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आकर काइजूस मारने की। फाइट शुरू होने वाली थी। नारुमी बोलता है छोड़ो छोटे काइजूस को, मेरे पास बाकी सभी रिवॉर्ड्स हैं। होसीना कैजुअली बोलता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का रिकॉर्ड तो अभी भी कैप्टन मीना के पास है। ये सुनकर नारुमी नीचे गिर जाता है। उसके कुछ टीममेट्स कहते हैं कैप्टन आप इतना साफ झूठ क्यों बोलते हैं जो आसानी से पकड़ा जाए। नारुमी गुस्से में चिल्लाता है निकल जाओ यहाँ से। तभी कोई उसके सर पर जोर से मारता है। सब शौक में देखते हैं, ये इचिजी था। वो कामली कहता है बस तुमने बहुत कह लिया और तुरंत सभी डिविजन्स के मेंबर्स एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। इचिजी और होसीना मीटिंग हॉल की तरफ निकल जाते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स बैठे हुए हैं। नारुमी रिलैक्स मोड में बैठा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से एक कैप्टन उसे टोक देती है जिस पर मीना कहती है उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, वो काइजूस मारने के अलावा किसी काम का नहीं। आगे होसीना को काइजू नंबर 10 के बारे में बताने को कहा जाता है। होसीना बताता है कि काइजू नंबर 10 के मुताबिक काइजू नंबर 9 एक ऐसा काइजू है जिससे किसी भी डिवीजन का अकेले लड़ पाना नामुमकिन है। नारुमी पूछता है ऐसा क्यों भाई। होसीना काइजू नंबर 10 ने एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे क्योंकि काइजू नंबर 10 के मुताबिक उसका क्रिएटर काइजू नंबर 9 ही है, जिसे सुनते ही पूरा हेडक्वार्टर शॉक हो जाता है। आगे होसीना बताता है काइजू नंबर 9 एक मात्र ऐसा काइजू है जो दूसरे काइजूस को बनाता है और उसके बनाए हुए काइजूस ताकतवर और समझदार भी होते हैं। जिसके साथ ही काइजू नंबर 10 ने एक और बात बताई कि वो बस एक प्रोटोटाइप है और वो उसके बाद बनाए गए फाइनल प्रोटोटाइप से फाइट करना चाहता है। सारा देश जानता है कि हमारी फोर्स एक साथ 5 ताकतवर काइजूस से लड़ने की ताकत रखती है, लेकिन जैसे ही काइजूस का फोर्टिट्यूड 9 से ऊपर जाता है ये नंबर तुरंत ही कम हो जाता है और अगर हमने ऐसे ही दूसरे डिवीजन के साथ मिलकर काम नहीं किया तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी बीच हम काइजू नंबर 9 को जनरल इसाओ के वेश में देखते हैं जिसके आसपास काइजूस के अंडे लटक रहे होते हैं, लेकिन इन बातों पर सबको विश्वास करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि काइजू नंबर 10 झूठ भी बोल सकता है। जिसके बाद होसीना उन्हें डाटा दिखाता है जिसमें अब लगातार काइजूस के फोर्टिट्यूड बढ़ रहे हैं और अब अजीब अजीब काइजूस भी देखने को मिलते हैं जो काइजू नंबर 10 की बातों से मेल खाता है। साथ ही हमें अभी तक नहीं पता कि काइजूस बनते कैसे हैं, लेकिन हमारे डाटा के मुताबिक जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है उससे पेड़ पौधे और जानवर काइजूस में तब्दील हो जाते हैं और काइजू नंबर शायद उसी एनर्जी से छेड़छाड़ करके नए काइजूस को बना रहा है। जिसके बाद सब काइजू नंबर 9 का लोकेशन जानना चाहते हैं जो होसीना के मुताबिक अगर वो दाई काइजू बनाने के लिए सेम एनर्जी का खोज कर रहा है तो वो फिलीपींस के टेक्टोनिक प्लेट्स जहां यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से मिलते हैं वहां होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं और उसे ढूंढने में ही सालों लग जाएंगे। और साथ ही अब काइजू नंबर 9 ने जनरल इसाओ को एब्जॉर्ब कर लिया है तो अब उसके पास डिफेंस फोर्स की भी सारी जानकारी मौजूद है। इस
इसलिए अब हमें कोई ऐसा वेपन चाहिए जिसके बारे में डिफेंस फोर्स ने भी कभी नहीं सोचा हो। इसलिए होशीना सजेस्ट करता है कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो काइजू नंबर 6 का वेपन को यूज कर सके। लेकिन काइजू नंबर 6 का वेपन अब तक का सबसे डेडलीस्ट वेपन है। जो भी इस वेपन को इक्विप करेगा उसकी जान खतरे में होगी। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा यूजर्स तो पहले ट्रायल में ही मर जाते हैं। इसलिए उन्हें नए रिक्रूट्स में से कोई ऐसा चाहिए जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो। सबको लगता है उस वेपन को यूज करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन मीना के मुताबिक एक रिक्रूट है जो दूसरों के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तभी फ्लैशबैक में डिफेंस फोर्स के एक बड़े से काइजू से लड़ने में स्ट्रगल कर रही है, जहां रेनो पहुंचता है और उस काइजू को तुरंत ही खत्म कर देता है। और प्रेजेंट में मीना अनाउंस करती है कि जो काइजू नंबर 6 का वेपन यूज करेगा वो कोई और नहीं बल्कि रेनो इचिगावा है। अब फोकस शिफ्ट होता है एक और शॉकिंग रिवील पर। 4th डिवीजन के कैप्टन ओगाता और वाइस कैप्टन टोको डिस्कस करते हैं काइजू नंबर 6 के बारे में। एक लीजेंडरी काइजू जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.6 था। उसको लोग किंग ऑफ काइजूस कहते थे। उस बैटल में सिनोमिया की मां शहीद हो गई थी, इसलिए वो रेनो को उस वेपन के बारे में वार्न करते हैं और उसे सजेस्ट करते हैं कि वो उस वेपन को विल्ड ना करे। लेकिन रेनो कहाँ रुकने वाला है। वो ठान चुका है कि वो काफका को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो उस वेपन के लिए तैयार हो जाता है। रेनो चैम्बर में टेस्ट के लिए खड़ा है। मशीन्स उसके आर्म पर लॉक होते हैं। ओगाता वार्न करता है, बेटा ये वेपन तुम्हें छोड़ने से पहले ही मार देगा, मान लो, रिफ्यूज कर दो। लेकिन रेनो डिसाइड कर चुका है, मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वेपन एक्टिवेट होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बहुत तेजी से फैलते हैं। रेनो के आर्म्स पर लोड इतनी ज्यादा कि उसकी चीखें गूंजने लगती है। उसकी बॉडी शॉक से हिलने लगती है और टीम रेडी है स्ट्रेचर लेकर। और फिर एक धुंधले विजन में रेनो देखता है काइजू नंबर 6 का मॉन्स्ट्रस फॉर्म। वो समझता है तो ये है वो चीज जिसके अगेंस्ट काफका हमेशा लड़ता रहा है। और फिर उसके सामने अंधेरा छा जाता है। रेनो होश में आता है। उसका दोस्त यारू उसके पास है। अरे तू बच गया यार, तू हॉस्पिटल में है। ओगाता भी वहाँ है। वो थोड़ा शांति से कहता है, देखा कितना ज्यादा स्ट्रेस था, ये वेपन तुम्हें मार देगा, अभी भी टाइम है, मना कर दो। लेकिन रेनो मुस्कुराता है, नहीं सर, मैं करूंगा, मुझे पता है रिस्क क्या है, लेकिन मैं तैयार हूँ। ओगाता अंदर ही अंदर सोचता है, बेचारा अगर ये ऐसे ही बिना डरे फ्रंट लाइन पर गया तो इसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है कि ये मेरी बात सुनने वाला है। वो फाइनली डिक्लेयर करता है, ठीक है, तुम्हारा 1 महीना ट्रायल होगा, उसके बाद तुम्हें बैटलफील्ड में भेजा जाएगा मेरी डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर, और तब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें वो वेपन मिलना चाहिए या नहीं। और इसी डिसीजन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या रेनो काइजू नंबर 6 का वेपन कंट्रोल कर पाएगा या ये वेपन उसकी जान ले लेगा, और काइजू नंबर 9 अपने नए मॉन्स्टर के साथ कब और कहां स्ट्राइक करेगा, ये सब होगा रिवील अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड के लिए। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।